नमस्कार दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है और इस भर्ती को लेकर के कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और कौन कौन से वो बदलाव किए जा रहे हैं उसके लिए एक प्रस्ताव पारित हो चुकी है। एक सर्कुलर जो है, एक जो नोटिस है वो पारित कर दिया गया है और ये नोटिस नंबर है ना, ये बिल्कुल ऑफिशियली है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको निकाला गया है, जो कि न्यू दिल्ली डेटेड आप देखिए 11 जुलाई 2024, यानी कि इसी मंथ का ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी आरआरसी के ऑल जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के चेयरमैन हैं, वहां तक, उन तक इस सर्कुलर को सर्कुलेट किया गया है। यानी कि ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल ऑफिशियली है, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो आइए बात करते हैं कि ग्रुप डी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, जो नई भर्तियां आने वाली है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये भर्तियां आने की संभावना कब है। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये अक्टूबर महीने में ये भर्तियां, नई भर्तियां आ रही हैं। कब आ रही हैं? अक्टूबर महीने में। और कितने आने की संभावना है, कितनी यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना है? तो जो इनका AIRF है ना, इन्होंने ये दावा किया है कि लगभग 1 लाख भर्तियां इस बार ग्रुप डी की आने वाली हैं। तो ग्रुप डी की भर्तियां बहुत ज़्यादा आने वाली हैं दोस्तों, 1 लाख पदों पर आने वाली हैं, है ना। इसलिए तैयारी वगैरह जो है ये आप अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं इस सर्कुलर की तरफ। ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इनका है कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1, ग्रुप डी जो होती है ये लेवल 1 की पोस्ट है, ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि ग्रुप डी का अपना एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? सबसे पहले इनका CBT एग्जाम होता है, नेक्स्ट प्रोसेस है इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बाद होता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, फिर होता है ज्वाइनिंग। इसके बाद क्या होती है? ज्वाइनिंग, है ना। तो ये इनका क्या है? एक प्रोसेस है। तो ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ कैटेगरी हैं जिनको अब PET देने की ज़रूरत नहीं है। उसी पर एक फैसला लिया गया है, एक प्रस्ताव पारित किया गया है और वही चीज़ें इस पे लिखा हुआ है। पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेकर मत जाइएगा, है ना। और चैनल को भी हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे का पल पल अपडेट पाने के लिए। अब देखना आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो प्रेग्नेंट होती हैं, है ना, उनके रिगार्डिंग ये जो संदेश है ये इसमें लिखा हुआ है PET को लेकर के। यानी कि रेलवे के साथ ऐसा रेलवे ने ऐसे कई कैंडिडेट के साथ होते हुए, ये नाइंसाफ़ी होते हुए देखा होगा, है ना। तब जाकर के ये फैसला लिया। क्या देखा होगा उन्होंने कि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं, जब CBT के बाद PET होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जब PET स्टार्ट होती है उसी टाइम पर कुछ फीमेल कैंडिडेट ऐसे होती हैं कि उनका प्रेगनेंसी का पीरियड चालू हो जाता है। हो सकता है कि जिस मंथ में PET स्टार्ट हो उसी वो उनका पहला मंथ हो, है ना, प्रेगनेंसी का। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फीमेल कैंडिडेट अपना PET नहीं देने जाती हैं, है ना। तो अगर PET देने नहीं जाएंगी तो फिर उनकी नौकरी, भले CBT क्लियर हुआ है लेकिन फिजिकल टेस्ट में अगर नहीं जाएंगी तो फिर नौकरी में दिक्कत आएगी, नौकरी लग नहीं पाएगी। तो कई सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट के साथ हुआ, इसकी वजह से रेलवे ने एक फैसला लिया है और ये फैसला का रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट वाज अंडर कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड एंड इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड प्रोवाइडेड फॉलोइंग रिलैक्सेशन। यानी कि रिलैक्सेशन PET में किसको किसको मिलने वाला है? सबसे पहले तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, और दूसरा फीमेल कैंडिडेट वो भी जो प्रेग्नेंट हैं, इनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। ये CBT एग्जाम क्लियर करें, है ना। CBT एग्जाम क्लियर करने के बाद इनका डायरेक्ट मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पहली बात यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या बोला गया है उसको मैं पढ़ता हूँ। एक्स सर्विसमैन के लिए कहा गया है कि भैया जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हाउएवर ऑल एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटेन टेस्ट। यानी कि रिक्वायर्ड है, जरूरी है रिटेन एग्जाम को पास करना, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनका नहीं होगा। ये इनका क्लियर हो गया, है ना। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि
सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लीजिए, मेडिकल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी ग्रुप डी की आपके पास है। ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया। अब आ जाइए फीमेल कैंडिडेट, वो भी जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए कौन सी बात रेलवे ने कौन सा डिसीजन लिया है उस पर चर्चा करते हैं। ऑन रिपोर्टिंग, यानी कि जिस दिन फीमेल, मतलब कि जिस दिन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उस दिन प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट को भी रिपोर्टिंग देना होगा, यानी कि जाना होगा वहां पर। ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ए सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड बाय हेयर, यानी कि वहां पर उनको अपने प्रेगनेंसी का स्टेटस इंडिकेट करना होगा, दिखाना होगा, कहने का मतलब रिपोर्ट दिखाना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन ये देना होगा कि भाई हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, ये बोर्ड को दिखाना होगा लेटर, प्रेगनेंसी का स्टेटस है ना। इन केस शैल डिक्लेयर्ड that is not pregnancy, then the may of allowed to पार्टिसिपेट इन द पीईटी। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी का स्टेटस उन्होंने दिया, रिपोर्ट उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिया और उस मेडिकल रिपोर्ट से ये डिक्लेयर हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, नॉट प्रेग्नेंट है ना, प्रेग्नेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, फिर आपको पार्टिसिपेट किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो कहने का मतलब फाइनली ये है कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे जितने भी महीने का हो, है ना, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस केस में उनको पीईटी नहीं देना है। अगर वो पूरी तरीके से हेल्थी हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती हैं, तो फिर उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क ऑफ अंडर गोइंग पीईटी विल बी ऑफ हेयर ओवन, यानी कि मान लीजिए कि पीईटी होते समय कुछ हो गया है ना, कुछ हो गया, अगर प्रेगनेंसी का केस चल रहा है, टाइम चल रहा है, अगर कुछ हो गया तो उसका जो जिम्मेदार है फिर वो रेलवे को जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। तो रेलवे ये बोल रहा है कि भाई अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप आइए, आप उसका हमें सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेट करिए, है ना, आपको फिर पीईटी नहीं देना होगा। फिर इफ द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर बिफोर पीईटी दैट शी इज प्रेग्नेंट देन द confirmatory pregnancy shall be done and in case shall be found to be pregnant irrespective of duration of pregnancy, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पीईटी नहीं दिलवाएगा रेलवे, है ना। इनकेस अगर आपको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी रेलवे को लेना पड़ेगा, इसलिए रेलवे इस जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाह रहा है। शैल बी द डिक्लेयर्ड टेम्पररी अनफिट, है ना, एंड हेयर appointment shall be held on abeyance until the confinement in over, है ना। The vacancy against which the woman candidates selected would be kept reserved from here। इनका मतलब है कि जैसे कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है वो अभी प्रेगनेंसी के केस में है ना, तो ऐसा होगा कि जो स्वस्थ हैं, जो सही लेडीज हैं, उनका तो पीईटी होगा और पीईटी के बाद उनका फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रेग्नेंट हैं लेकिन उनका सीबीटी क्लियर हो चुका है, अब वो पीईटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में रेलवे ने क्या कहा है कि भैया हम आपको रिजर्व, आपकी जो सीट है उसको हम रिजर्व करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पीईटी नहीं दिया है तो फिर आपकी सीट को किसी और को दे दें, आपकी सीट को उन्होंने बोला है कि रिजर्व हम करके रखेंगे, ठीक ना। सी वुड बी री एग्जामिनेड फ्रॉम पीईटी 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ confinement subject to production of medical certificate of fitness from a registered medical प्रैक्टिशनर, है ना। कहने का मतलब इनका ये है कि भैया आप जब पूरी तरह से फिट हो जाएंगी तो पीईटी देने के लिए 6 वीक में, है ना, 6 सप्ताह के बाद आप मतलब कि आप एक ऐसा सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए, आप एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसमें ये बताया गया हो कि हाँ पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, पीईटी देने के लायक हैं। तो 6 वीक बाद आपको फिर से बुला लिया जाएगा पीईटी देने के लिए। तो ये तो बात सही नहीं है, देखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को 1 महीना, किसी को 3 महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी के, तो
6 वीक में कैसे वो हेल्थी हो पाएगा, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। 6 मंथ में कैसे वो हेल्थी हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा उनको लग रहा है कि वो 6 वीक में पूरी तरह स्वस्थ है, तो वो आ सकते हैं, हम उनका मेडिकल जो है वो ये जो पीईटी है वो पीईटी उनका फिर से करवाया जाएगा, है ना। If shall be found fit in PET ME, she may be appointed to the post kept reserved for the and allow the benefit of seniority in accordance with the rules। इनका ये जो बात है मुझे बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है या फिर कोई बंदी ऐसी है जो सीबीटी दिया, पीटी दिया, फिर मेडिकल दिया, ज्वाइनिंग में लग गया, है ना। अब ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि उसको फिट होने में, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको फिट होने में 1 साल का समय लग गया, 12 महीने का समय लग गया, और 12 महीने बाद उसका पीटी हुआ, फिर मेडिकल हुआ, तब जाके उसको ज्वाइनिंग लगा। तो जो 1 साल पहले ही ज्वाइनिंग ले लिया और जो 1 साल बाद ज्वाइनिंग ले रहा है, तो इसके बीच में 1 साल का गैप हो गया। तो सीनियरिटी का कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत आने लगती है कि 1 साल तो वो आपसे सीनियर हो जाएंगे, है ना। तो इन्होंने बोला है कि आपके सीनियरिटी का ख्याल हम रखेंगे, आपको भी उसी लेवल पर रखा जाएगा, है ना। अगर आपको सीनियरिटी नहीं मिली तो हो सकता है कि जो जीडीसी की वैकेंसी आती है, ठीक है ना, उसमें आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने आपके इस सीनियरिटी को पूरी तरह से ख्याल रखा है, ठीक है ना। फिर है इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे बोर्ड एस अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट आफ्टर प्रेगनेंसी टेस्ट इज नॉट फाउंड प्रेग्नेंट्स शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीटी। जब पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर आपको पार्टिसिपेट के लिए अलाउ किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, है ना। और ये सारी बातें कही गई हैं किसके लिए, एक फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इनकी ये बातें बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में भी इन्होंने बोल रखा है कि द अबव रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट। यानी कि लेवल 1 पोस्ट की वैकेंसी अगर फ्यूचर में कभी भी आती है ना, कभी भी आती है, तो फिर इस रिलैक्सेशन को हम एप्लीकेबल करते हैं हमेशा के लिए। अब आगे कब वैकेंसी आएगी, फर्स्ट वैकेंसी आएगी अक्टूबर में, और इसके बाद जब भी जीवन में वैकेंसी आए, फ्यूचर में जब भी लेवल 1 की वैकेंसी आएगी, तो इन दोनों के इस रिलैक्सेशन के बारे में ध्यान रखा जाएगा। ये रिलैक्सेशन इनको हर बार मिलने वाला है ना। तो यही टोटल दोस्तों इस ऑर्डर में लिखा था, यही टोटल इनके इस सर्कुलर में लिखा हुआ था। तो इनका जो प्रस्ताव था जो पारित हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो एक्स सर्विसमैन के लिए होते हैं, जो एक्स सर्विसमैन के हैं, है ना। तो यही बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है। पहली भर्ती आ रही है अब 2018-19 के बाद अक्टूबर महीने में, ठीक है ना। और जो तैयारी वगैरह है ये शुरू कर दीजिए। अगर ग्रुप डी की नौकरी लेना चाहते हैं तो तैयारी जो है ये शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसका सिलेबस वगैरह क्या है, ग्रुप डी क्या होता है प्रॉपर, इस पर हमने एक वीडियो आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहां से देखिएगा। अगर ऐसे कैंडिडेट आप हो जो फर्स्ट टाइम रेलवे में जाना चाह रहे हो, आपको नहीं पता एक्चुअल में कि ग्रुप डी क्या होता है, ग्रुप डी की नौकरी क्या होती है, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।